तो क्वेश्चन है केमिकल फॉर्मूला ऑफ बोरैक्स इज, तो बोरैक्स का केमिकल फॉर्मूला होता है Na2B4O7 प्लस 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। Na2B4O7 और साथ में 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, हाँ देखिए ये क्या होता है आपका, जो बोरैक्स होता है यानी सुहागा, उसका केमिकल नेम होता है सोडियम टेट्राबोरेट। देखो सोडियम, उसके बाद देखो मैं छोटा करती हूँ, देखिए जिससे टेट्राबोरेट, बोरेट कितने 4, तो टेट्रा, डेकाहाइड्रेट 10 हाइड्रोजन है ना, ठीक है, इसका ये नाम होता है डेकाहाइड्रेट। ऑक्सीजन का तो लिखा ही नहीं। इसका एग्जैक्ट केमिकल फॉर्मूला होता है Na2B4O7 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जिसमें 10 मोटर मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। इन सभी ऑप्शन में वाटर मॉलिक्यूल्स की काउंटिंग गलत दी गई थी। बोरैक्स के साथ हमेशा 10 वाटर मॉलिक्यूल लगते हैं। चलो अब कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूला सुन लो, ये आते हैं एग्जाम में। बोरैक्स का क्या हो गया, हम अभी बताया Na2B4O7 बोरैक्स, ठीक है, और 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वॉशिंग सोडा, ये आपका बहुत पूछेगा, Na2CO3, अब उसको बेक कर दिया यानी हाइड्रोजन ऐड कर दी तो NaHCO3। कॉस्टिक सोडा NaOH, कॉमन सोल्ट NaCl, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, क्विक लाइम CaO, स्लेक्ड लाइम CaOH twice। वन मोर टाइम, ओके, बोरैक्स Na2B4O7, वॉशिंग सोडा Na2CO3, बेकिंग सोडा NaHCO3, कॉस्टिक सोडा NaOH, कॉमन सोल्ट NaCl, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, क्विक लाइम CaO, स्लेक्ट लाइम CaOH ट्वाइस। केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, जिप्सम का होता है CaSO4 और 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो जिप्सम का केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, जो CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल, CaSO4 पर हाफ मॉलिक्यूल है, तो ये हो गया POP का फॉर्मूला। ठीक है, जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही बनता है। CaSO4 ये एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट का डेड बर्न प्लास्टिक। चलो देखो, जब जिप्सम होता है उसको आप 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो आपका POP बन जाएगा। जिप्सम आपका सीमेंट की सेटिंग के टाइम बढ़ाने के लिए होता है, मिट्टी की अल्कलिनिटी ठीक करने के लिए ऐड किया जाता है। POP आपके ब्रोकन बोन को सेट करने के लिए, कास्ट बनाने के लिए, में स्टैचू, टॉयज़, रूफ के डेकोरेटिव डिज़ाइन बनाने के लिए होता है। ठीक है, हार्डेस्ट एलोट्रोप कार्बन का डायमंड। तो डायमंड जो होता है कार्बन का एक एलोट्रोप होता है, पूरी धरती पर पाया जाने वाला नेचुरल सब्सटेंस सबसे हार्डेस्ट होता है। इसमें कार्बन एटम 4 दूसरे कार्बन एटम से टेट्राहेड्रल शेप में स्ट्रांगली जुड़े होते हैं। देखिए ग्रेफाइट तो सॉफ्ट और स्लिपरी होता है। ठीक है, कोक एंड लैम्प ब्लैक कार्बन के अमोर्फस फॉर्म्स हैं, इनको छोड़ो। अच्छा, ये एलोट्रोप होते क्या हैं, जब एक ही एलिमेंट अलग अलग फिजिकल फॉर्म में पाया जाए उसे कहते हैं एलोट्रोप। तो कार्बन के मेन एलोट्रोप्स, पहला तो हो गया डायमंड, ये 3D टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हार्डेस्ट सब्सटेंस। फिर एक होता है आपका ग्रेफाइट, ये लेयर्ड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, ये टेट्राहेड्रल था, ये हेक्सागोनल है, ये अपनी बिजली का अच्छा कंडक्टर होता है, सॉफ्ट होता है, लेड पेंसिल में भी आप यूज़ करते हैं ना। फ्लोरीन, ये सॉसर बॉल जैसे फुटबॉल, ये उसमें यूज़ होता है, शेप्ड नहीं सॉरी यूज़ नहीं होता, सॉसर बॉल शेप्ड कार्बन स्ट्रक्चर होता है इसका। ग्राफीन, सिंगल लेयर होता है ग्रेफाइट का, स्ट्रॉन्गेस्ट 2 डायमेंशनल मटीरियल। ठीक है, मटीरियल यूज टू मैन्युफैक्चर लेड पेंसिल, अब भी बताया भाई, ग्रेफाइट
तो पेंसिल के अंदर जो काली निब होती है ना, लेड होती है, वो ग्रेफाइट की मिक्सचर से बनती है। ग्रेफाइट के लेयर आपस में स्लिप होती हैं, इसलिए वो पेपर पर निशान छोड़ती है। लेड, आपका पेंसिल में 0% लेड होता है। लेड वो वाला लेड नहीं होता, पेंसिल की लेड को लेड कहते हैं, पर वो ग्रेफाइट की होती है। माइका इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, एलिमेंट नहीं है कोई। चलो, लेड पेंसिल में 0% लेड होता है। जर्मन सिल्वर में 0% सिल्वर, और क्विक सिल्वर में मरकरी होती है, सिल्वर नहीं होता। When a formaldehyde and potassium hydroxide are heated, we get methyl alcohol। ये तो बड़े कंफ्यूजिंग है केमिस्ट्री। तो फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCHO, इसके पास अपना अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो उसे कंसनट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ हीट करते हैं तो कैनिज़ारो रिएक्शन होती है। तो इसमें आपका एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर मिथाइल अल्कोहल यानी CH3COOH बनाता है, और दूसरा हाइड्रोक्साइड होकर पोटेशियम फॉर्मेट HCOOK बनाता है। देखो, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया HCHO और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट कराया, तो ये आपने देखिए C1 2 3H है, CH3 हो गया, और ये आपका OH साथ में बन गया HCOOK। इसको छोड़ो आप, ये ध्यान रखना CH3OH को वुड स्पिरिट भी बोलते हैं, ये एक पॉइजनस अल्कोहल है। In which substance each carbon atom is covalently bonded with only 3 carbon atoms? तो वो हो गया ग्रेफाइट, ठीक है। तो ग्रेफाइट में हर कार्बन एटम अपने आसपास के सिर्फ 3 कार्बन एटम से कोवलेंटली बॉन्डेड होकर 2D हेक्सागोनल रिंग बनाता है। इसकी वजह से कार्बन की 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। डायमंड में एटम 4 दूसरे कार्बन से जुड़ते हैं, इसलिए कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ये सब तो मॉलिक्यूल है, छोड़ो। तो डायमंड 4 कार्बन एटम के साथ 3D टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर। एक कार्बन है 3 से अटैच होता है, 2D हेक्सागोनल शीट्स sp2 गुड कंडक्टर। कंपाउंड हैविंग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर CH4। कैसे? मीथेन, सेंटर में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, इसके चारों हाइड्रोजन एटम 109.5 डिग्री पे बॉन्ड एंगल पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। C2H4 ये sp2 प्लेनर स्ट्रक्चर है, C2H2 लीनियर स्ट्रक्चर, C6H6 प्लेनर हेक्सागोनल रिंग। तो मीथेन टेट्राहेड्रल, वाटर वी शेप्ड, अमोनिया पिरामिडल, इथाइन या एसिटिलाइन लीनियर, कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर। अच्छा देखो यार, ये थोड़ा केमिस्ट्री जिनने पढ़ रखी है ना उन्हीं को समझ आ सकता है, आप लोगों को तो रटना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं समझा नहीं सकती, बट फॉर डैट मुझे केमिस्ट्री का एक डिटेल लेक्चर लेना पड़ेगा। तो अभी के लिए तो मैं आपको सिर्फ रटवा ही सकती हूँ केमिस्ट्री जो आपके आ रहे हैं, आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि अब बेटा जब तक समझेंगे आपको समझ नहीं आएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 sp2 ये सब आपको कैसे समझ आएगा, ठीक है। बाकी इसमें रटने जैसा कुछ होता नहीं, केमिस्ट्री में सब समझने वाली चीज़ें होती हैं, आपको समझ आ गया फिर आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। बट अभी मैं चाहती हूँ कि आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर ले, जिससे आपको पता रहे, थोड़ा दिमाग में आइडिया, और आप कुछ क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाएँ केमिस्ट्री के भी। तो कह रहा है विच टाइप ऑफ रॉक कैन बी कंसिडर्ड एज अ बायोलॉजिकल सेडिमेंट्री रॉक? तो वो होते हैं लाइमस्टोन, ठीक है। तो लाइमस्टोन यानी चूने का पत्थर, CaCO3, अभी ऊपर इसका फॉर्मूला बताया था। तो बहुत बार मैरीन ऑर्गेनिज्म जैसे कि शैल हो गए, कोरल हो गए, स्केलेटन हो गए, ये ऑर्गेनिक रिमेन से बनता है। इन ऑर्गेनिक रेसिड्यू के कंप्रेस होने से ये रॉक बनती है, इसलिए इसको बायोलॉजिकल सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। बॉक्साइट तो आपका एल्यूमिनियम और होता है, पता ही है। मार्बल आपकी मेटामॉर्फिक रॉक है, ये भी पता है। ग्रेनाइट आपकी इग्नियस रॉक है, मैग्मा ठंडा होता है तो फिर बन जाती है।
इग्नियस रॉक मैग्मा के ठंडे होने से। गाइस पेन एक थोड़ा सा भी 1 मिनट ख़राब है, मैं ठीक कर रही हूँ तो इसलिए पेन मैं नहीं चला रही हूँ, आप लोग जस्ट पढ़ लीजिए, 2 मिनट लगेंगे। सेडिमेंट्री रॉक्स लेयर्स के जामा होने के से बनती है। बायोलॉजिकल ओरिजिन लाइमस्टोन, कोल, चॉक। मेटामॉर्फिक रॉक्स एक्सट्रीम हीटर प्रेशर्स के कारण चेंज हुई रॉक्स। ठीक है, चलो पेन ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 39, हु डिस्कवर्ड 3 chemical elements cerium, thorium, selenium and advised the modern method by which one of the 2 letters are used to symbolize elements? तो ये अपने जैकब बर्जेलियस थे, जैकब बर्जेलियस। तो इन्होंने सीरियम, थोरियम, सीलियम करा। तो स्वेडिश केमिस्ट थे जॉन्स जैकब बर्जेलियस। इन्होंने एक मॉडर्न केमिकल सिंबल बनाया, जैसे कि हाइड्रोजन है तो उसको कैसे एच लिख दो, ऑक्सीजन पूरा नहीं लिखना, ओ लिख दो, सोडियम नहीं एन लिख दो। ये सिस्टम शुरू किया था। और थीरियम, सोरियम, सिलीनियम की जो मतलब खोज भी करी थी। फोस्फोरस हेनिंग ब्रैंड ने फोस्फोरस डिस्कवर किया था। नील्स बोर ने तो बोर मॉडल ऑफ एटम ही दिया। जॉन डेल्टा ने एटॉमिक थ्योरी दी है ना। हाँ, चलो कुछ सिंबल्स देख लो। जैसे पोटेशियम का Na क्यों है, नाट्रियम की वजह से, क्योंकि पोटेशियम को नाट्रियम भी कहते हैं, सॉरी सोडियम गाइस, सोडियम। पोटेशियम का हो गया कैलियम, इसलिए के। आयरन को फेरम कहते हैं, इसलिए Fe। कॉपर को कुपरम कहते हैं, इसलिए Cu। सिल्वर को अग्नेटम कहते हैं, एगेंटम कहते हैं, इसलिए Ag। गोल्ड को ऑरम कहते हैं, इसलिए Au। मरकरी को हाइड्राग्रम कहते हैं, इसलिए Hg। Pb प्लम्बम की वजह से, प्लम्बम। Okay, so the next question, which of the following is an organic compound with the formula CH3OCH3? देखो एनीसोल है ये, ठीक है, परफ्यूम में यूज़ होता है, फ्रेगनेंस वगैरह के लिए। CH3CO3 मिथाइल ईथर का स्ट्रक्चर होता है, पर टेक्स्ट के अकॉर्डिंग CH3OC6H5, C7H8O मिथाइल मिथॉक्सीबेंजीन को एनीसोल कहते हैं। एनीसोल की खुशबू स्वीट एनीस सीड जैसी होती है, परफ्यूम फ्रेगनेंस में यूज़ होता है। देखो आप बस इतना याद रखो, CH3COCH3 एनीसोल का फॉर्मूला है और एक खुशबूदार होता है, बस इससे के आगे नहीं। बाकी 2-3 और याद कर लो, जैसे टोलुइन का C6H5CH3 पेंट थिनर में यूज़ होता है। एसिटोफिनोन C6H5COCH3, एनिलीन C6H5NH2। एक बार दोबारा बता देती हूँ, आपको मुझे पता याद नहीं होंगे। देखो एनीसोल का तो याद हो गया, सोल बीच में सोल है, इधर भी CH3 उधर भी CH3, बीच में सोल यानी एनीसोल, ठीक है। टॉलिन तो थोड़ा टॉलिन है, तो टॉल है तो C6 हो गया, H5 हो गया और CH3 हो गया। अब एसिटोफिनोन तो ये भी टोलिन जैसा ही था, C6H5 बस बीच में CO आ गए, तो एसिटो आ गया ना, तो CO डाल दिया। एनिलीन में नाइट्रोजन आ गया, C6H5NH2 ट्राइज और ड्रग्स बनाने के लिए। चलो एनिसोल मिथॉक्सीबेंजीन ईथर ग्रुप, टोलिन आपका TNT, फेनोल आपका देख लिया C6H5OH, एनिलीन, ठीक है ना, बड़ा सारा है, मैं कितना कर। चलो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराती हूँ आपको, है ना। व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, अभी पढ़ाया है, CaSO4 half H2O। व्हाट इज़ एडिड टू द सीमेंट टू इंक्रीज सेटिंग, जिप्सम, CaSO4 2H2O। एलिमेंट प्रेजेंट इन 0% क्वान्टिटी इन लेड पेंसिल, लेड। Why is graphite a good conductor of electricity? Due to the presence of free electron. What gas compound is known as wood spirit? Methyl. What is the geometrical shape of methane? Tetrahedral. Marble is formed by the metamorphism of limestone, which introduced the modern system using letter symbol system, Jacob Berzelius. What is the Latin name of gold from which the symbol AU is determined?
rm, which is the allotrope of carbon. बक्की बॉल कहते हैं फ्लोरीन. क्विक रिवीजन. Chemical formula of borax Na2B4O7. Chemical formula of gypsum CaSO4 2H2O. Hardest natural allotrope diamond. Material used in lead pencil graphite. Reaction with अपना formaldehyde KOH gives methyl alcohol. यानी zero reaction. Carbon covalently bonded by only 3 other carbons graphite. Compound with tetrahedral structure methane. Biological sedimentary rock limestone. Chemist who devised modern element symbol Jacob. Organic aromatic compound used in perfume Aristotle. Okay, thank you. टेट्राइथाइल लेड टेल, जिसको हम कहते हैं TEL टेल इज, ये टेट्राइथाइल लेड क्या है? ये एक एंटी नॉक कंपाउंड है. देखिए जो टेट्राइथाइल लेड क्या होता है आपका PB, लेड का PB हो गया. टेट्राइथाइल यानी कि अपना C2H5 हो गया इथाइल और 4 बार, यानी टेट्राइथाइल लेड जो है ये आपका एंटी नॉक कंपाउंड है. इसको पहले पेट्रोल में मिलाया जाता था. इंजन में जब फ्यूल बिना सही टाइमिंग के पहले ही जल जाता है तो मेटालिक नॉकिंग खड़ खड़ की आवाज़ होती है जिससे इंजन ख़राब होता है. तो टेल इस नॉकिंग को रोकता था, इसलिए इसे एंटी नॉक कंपाउंड कहते हैं. आजकल लेड पोल्यूशन की वजह से इस पर बैन लग गया है. ठीक है, तो नॉकिंग इन सब को छोड़ो, बहुत ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए. मिल्क शुगर क्या है? ये एक लैक्टोज है. तो मिल्क यानी कि दूध में पाए जाने वाले नेचुरल शुगर कार्बोहाइड्रेट को लैक्टोज कहते हैं. दूध का मिठासपन इसी लैक्टोज की वजह से होता है. माल्टोज क्या होता है? इसको माल्ट शुगर भी कहते हैं. ये जर्मिनेटेड ग्रेन्स और बियर्स में होती है. गलैक्टोज आपके मिल्क शुगर का एक सिंपल मोनोसैकेराइड बिल्डिंग ब्लॉक है. सुक्रोज, इसको टेबल शुगर या केन शुगर भी कहते हैं. ये गन्ने की चीनी होती है. ठीक, सो लैक्टोज क्या होता है? मिल्क की शुगर. सुक्रोज क्या होता है? केन की शुगर, गन्ने की चीनी, टेबल शुगर. फ्रक्टोज क्या होता है? फ्रूट शुगर, फ्रूट के अंदर की मिठास. ग्लूकोज ब्लड शुगर. माल्टोज माल्ट शुगर. सेल्यूलोज प्लांट सेल वॉल का स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट. सुक्रोज इज अबंडेंट इन, तो अभी हमने पढ़ा सुक्रोज क्या है? शुगर केन की शुगर है. सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11. ये सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर केन यानी गन्ने में और शुगर बीट यानी चुकंदर में पाया जाता है. हम घर पर जो रेगुलर वाइट शुगर यूज़ करते हैं वो प्योर सुक्रोज ही होता है. मिल्क लैक्टोज शुगर. ऑरेंज जूस में सिट्रिक एसिड, विटामिन C और फ्रक्टोज. ग्रेप्स में ग्लूकोज और फ्रक्टोज का रिच सोर्स. अब हम कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन समझते हैं. मोनोसैकेराइड्स आपकी सिंपल शुगर होगी जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज. डाइसैकेराइड्स 2 मोनोसैकेराइड मिलकर जिसे सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज. सुक्रोज को एसिड या इन्वर्टेज एंजाइम की हेल्प से ब्रेक करने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर बनता है जिसे इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिपिड्स? लिपिड्स का कौन सा फंक्शन नहीं है? कैरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करना ये लिपिड का फंक्शन नहीं है. ये न्यूक्लिक एसिड यानी DNA और RNA का मेन काम होता है, लिपिड्स का नहीं होता, इसलिए लिपिड्स का फंक्शन नहीं है. लिपिड्स तो बॉडी में कंसनट्रेटेड लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोर करते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन बनाते हैं और फैट सॉल्युबल विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स का क्या काम होता है? बॉडी का प्राइमरी और इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है. लिपिड्स क्या है? इंसुलेशन, हाई एनर्जी
हार्मोन्स को रिजर्व करते हैं। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग, टिश्यू रिपेयर, एंजाइम्स एंटीबॉडी फॉर्मेशन। न्यूक्लिक एसिड होते हैं हेरिडिटरी और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ ज़्विटेरियन? ज़्विटेरियन आपका बनाता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के पास एक बेसिक अमीनो ग्रुप होता है NH2 का, और एक एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COOH का। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन में एसिडिक ग्रुप आयन लूज करता है और बेसिक ग्रुप एक्विजिशन लेता है, जिसे हम ज़्विटेरियन कहते हैं। इसको छोड़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फाउंड इन DNA? DNA में हमारा यूरेसिल नहीं मिलता। यूरेसिल नाइट्रोजीनियस बेस सिर्फ RNA में पाया जाता है। DNA में यूरेसिल बिल्कुल भी नहीं होता, इसकी जगह थायमीन होता है। DNA बेसिस एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन और थायमीन, AGCT। एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन और थायमीन। RNA बेसिस एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन और यूरासिल। DNA एडेनाइन डबल बॉन्ड से थायमीन से जुड़ता है और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से गुआनिन से जुड़ता है। RNA एडेनिन डबल बॉन्ड से यूरेसिल से जुड़ता है। DNA में डिऑक्सीराइबोज शुगर होती है और RNA में राइबोज शुगर होती है। ठीक है, मैच करना है ये ABCD को 1 2 3 4 से 4 3 1 2 हो गया। सीधा आंसर देखो, प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होकर एंड प्रोडक्ट एमिनो एसिड। सो प्रोटीन ब्रेक डाउन होकर बनाते हैं एमिनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होकर बनाते हैं ग्लूकोज। न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं नाइट्रोजीनियस बेस और पेंटो शुगर। लिपिड बनाते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है, प्रोटीन क्या बनाएगा? अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट क्या बनाएंगे? मोनोसैकेराइड या ग्लूकोज। न्यूक्लिक एसिड क्या बना रहे हैं? नाइट्रोजीनियस बेसिस और पेंटो शुगर। और लिपिड क्या बना रहे हैं? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। देखो, पेप्सिन या ट्रिप्सिन होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, ये प्रोटीन को पेप्टाइड में और पेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदलते हैं। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलता है। लाइपेज फैट या लिपिड्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। न्यूक्लियस DNA RNA को न्यूक्लियोटाइड्स में बदलता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हो गया ना, which organic compound has the structure RCOOH with R referring to alkyl, alkenyl, aryl और other group? तो मेन आप R आपका कुछ भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है, एल्केनाइल ग्रुप हो सकता है, एराइल कोई भी ग्रुप हो सकता है। मेन वो पूछ रहे कि COOH ये किस ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर है, तो वो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का, है ना। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें लास्ट में आपका है COOH, पेन COOH फंक्शनल ग्रुप होता है, उन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि आपने एसिटिक एसिड देखा होगा, CH3 के आगे COOH, फॉर्मिक एसिड HCOOH, है ना। हाँ, ऐसे और ग्रुप्स देखो। कीटोन का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है? RCO फिर R#। ऐसे ईस्टर का RCOOR#। एल्डिहाइड का R फिर साथ में CHO। R आपका कुछ भी हो सकता है, लाइक एल्डिहाइड, आपका एल्डिहाइड क्या था, एल्काइल, एल्केनाइल, एराइल कुछ भी हो सकता है ना। सो अब हम कुछ कोर टॉपिक एक्सप्रेशन, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप टेबल फॉर एग्ज़ाम्स। तो अगर आपका कोई भी अल्कोहल होगा, ठीक है, तो उसके पीछे आपका लगा होगा OH। अल्कोहल के पीछे, ग्रुप के पीछे होगा OH, जैसे कि इथेनॉल हो गया। ठीक है, OH वाले होंगे आपके अल्कोहल ग्रुप के, CHO वाले होंगे एल्डिहाइड ग्रुप के, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, कि C डबल बॉन्ड विद O वाले होंगे कीटोन ग्रुप के,
COOH वाले तो हमने पढ़ लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह से COOR वाले होंगे एस्टर, सिर्फ O है वो ईथर, और NH2 वाले होंगे अमाइन ग्रुप के। ठीक है, एक बार फिर बता देती हूँ। OH वाले होंगे आपके अल्कोहल ग्रुप के, CHO वाले होंगे एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O होंगे कीटोन, COOH होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, COOR होगा एस्टर, O वाला ईथर, NH2 वाला हो गया अमाइन। What does hydrochloric acid help in facilitating the action of पेप्सिन? तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो किस तरह से हमारे पेप्सिन के एक्शन को फैसिलिटेट करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, वो क्रिएट करता है एक एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। ठीक है, तो स्टमक यानी कि हमारे पेट में प्रेजेंट गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है। तो HCl क्या करता है, वो स्टमक के एनवायरनमेंट को हाईली एसिडिक, कितना pH होता है HCl का, 1.5 to 2, ये बना देता है। तो ये एसिडिक मीडियम इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को एक्टिव पेप्सिन एंजाइम बना देता है। जो पेप्सिन आपका इनएक्टिव बैठा होता है उसको वो एक्टिव पेप्सिन एंजाइम बना देता है, तो जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर पाता है। ठीक है, डाइजेस्टिव एसिड्स एट द एंजाइम। तो स्टमक पे सबसे पहले होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। की रोल्स क्या होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, ये एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजन 2 पेप्सिन फॉर प्रोटीन डाइजेशन, ये हार्मफुल बैक्टीरियाज को किल करता है, बैक्टीरियल पैथोजेंस को जो हमारे फूड के साथ आ जाते हैं उनको किल करता है। इट स्टॉप्स द एक्शन ऑफ सेलाइवरी एमाइलेज। एसिडिटी प्रिवेंशन, म्यूकस लेयर होती है स्टमक की वॉल पे, म्यूकस लेयर स्टमक वॉल को HCl डैमेज से बचाती है। ठीक है, जब HCl से हमारे शरीर को कोई डैमेज ना हो तो हमारे स्टमक पे एक म्यूकस की लेयर लगी होती है, उससे हमारे स्टमक को कोई दिक्कत नहीं होती। अगर इसका ओवर प्रोडक्शन होने पर हमें एंटा एसिड हो गए, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH ट्वाइस, इसका यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेस? इनमें से बेस कौन सा नहीं है? NaOH इज़ अ बेस, KOH इज़ अ बेस, NH4OH इज़ अ बेस, C2H5OH इज़ नॉट अ बेस। इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है बट ये बेस नहीं है। देखो C2H5OH ये एक एथेनॉल है, इथाइल या अल्कोहल में OH ग्रुप दिखता ज़रूर है लेकिन ये पानी में OH नेगेटिव आयन्स रिलीज़ नहीं करता। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअली में ये वो वाला बेस वाला OH ग्रुप नहीं है, ये आपका इथेनॉल इथाइल अल्कोहल वाला बेस ग्रुप है ना। तो ये एक न्यूट्रल ऑर्गेनिक अल्कोहल कंपाउंड है, बेस नहीं है, ये एक अल्कोहल है C2H5OH। ओके, NaOH तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, आपको पता है कास्टिक सोडा। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, कास्टिक पोटैश। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक वीक बेस होता है। चलो इसको समझते हैं थोड़ा। एरहेनियस बेस डेफिनेशन, वो सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होकर हाइड्रोक्साइड आयंस दे यानी कि OH नेगेटिव आयंस देते हैं वो होते हैं बेस। ठीक है, यानी जो सब्सटेंस अब जिसको आप पानी में मिलाओ तो हाइड्रोक्साइड आयन दे दें तो वो बेस होते हैं पानी के साथ मिलके। अल्कोहल्स जैसे कि CH3OH, C2H5OH नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स और न्यूट्रल होते हैं, ये OH नेगेटिव आयन नहीं देते। ग्लूकोज हो गया जैसे कि C6H12O6 और यूरिया NH2CONH2, ये भी न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। बेस जो होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देता है और फिनोफ्थलीन को पिंक में बदल देता है। अब करते हैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। विच केमिकल कंपाउंड वॉज हिस्टोरिकली यूज्ड एज एंटी नॉक एजेंट इन पेट्रोल? तो दिस इज योर TEL, टेट्राएथाइल लेड। What measure is used to specify ignition quality of petrol? Octane number. Which sugar is naturally present in milk? Lactose. What is the sweetest naturally occurring sugar? Fructose. Which nitrogenous base is present in RNA but absent in DNA?
uracil. Dipolar ion formed by amino acids is known as deuterium. What is the functional group formula for carboxylic acid? COOH. Which acid is produced in human stomach to aid digestion? HCl. What type of bond connects two amino acid to a protein chain? Peptide bond. Is ethanol an acidic, basic or neutral compound? So it is a neutral compound. Quick revision. Tetraethyl lead is anti-knock compound in fuel. Milk sugar name lactose. Sucrose sugar is abundant in sugarcane. Genetic information carrier is not a function of lipids. Dipolar structure formed by amino acid deuterium. Base absent in DNA but present in RNA uracil. Digestion end products protein lipid. Formula RCOH carboxylic acid. Role of HCl creates acidic medium for pepsin action, which is not a base. C2H5OH. Ethanol is neutral. Which of the following is used in photography? तो फोटोग्राफी में क्या यूज़ होता है? सोडियम थायोसल्फेट. तो सोडियम थायोसल्फेट क्या होता है? Na2S2O3 विथ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को फोटोग्राफी में फिक्सर या फिर हाइपो सॉल्यूशन के रूप में यूज़ करते हैं. ये अनडेवलप्ड सिल्वर ब्रोमाइड को डिज़ोल्व करके फ़ोटो को परमानेंट और लाइट प्रूफ बना देता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा सोप्स और डिटर्जेंट में यूज़ होता है. सोडियम सल्फेट Na2SO4 डिटर्जेंट और पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है. सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बेकिंग सोडा खाने का सोडा. तो सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फोटोग्राफी फिक्सर होता है. ठीक है. सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बेकिंग सोडा. सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 विथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा है ना, तो वाटर के 10 मॉलिक्यूल आ गए और हाइड्रोजन यहाँ से हट गया Na2CO3. ठीक है. सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कास्टिक सोडा. सोडियम क्लोराइड NaCl कॉमन सोल्ट. द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन इज रेड. तो मिथाइल ऑरेंज क्या है? ये एक सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर है. आपको एसिड है कि बेस है पता लगाना है, ये एक इंडिकेटर का काम करता है. जब इसको किसी स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाया जाए तो इसका कलर रेड हो जाता है. अल्कलाइन या बेसिक सॉल्यूशन में ये येलो और न्यूट्रल सॉल्यूशन में ऑरेंज रहता है. ठीक है. एसिड में रेड, बेस में येलो एंड वैसे ही इसका कलर होता है ऑरेंज. येलो बेसिक या अल्कलाइन मीडियम में कलरलेस. फिनोफ्थलीन इंडिकेटर एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस होता है. चलो अब इंडिकेटर्स पढ़ें. लिटमस पेपर एसिड होगा तो ब्लू वाला रेड में चेंज हो जाएगा. बेस होगा तो रेड वाला ब्लू में बदल जाएगा. मिथाइल ऑरेंज एसिड होगा तो रेड में बदल जाएगा, बेस होगा तो येलो में बदल जाएगा. फिनोफ्थलीन एसिड होगा तो कलरलेस, बेस होगा तो पिंक हो जाएगा. हल्दी एसिड होगा तो येलो, बेस होगा तो रेड ब्राउन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फूड प्रिजर्वेटिव्स? फूड प्रिजर्वेटिव कौन से हैं? सोडियम क्लोराइड यानी नमक, सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड. तो देखिए फूड आइटम्स को ख़राब होने यानी कि बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ से बचाने के लिए जो केमिकल एडिटिव्स यूज़ किए जाते हैं ना, उनको हम कहते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स. सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट और हमारा कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, ये वाइडली यूज्ड केमिकल प्रिजर्वेटिव हैं. ऑप्शन बी और सी में जिप्सम जो है वो तो सीमेंट का इंग्रेडिएंट है, वो तो मतलब ही नहीं बनता. मिथाइल अल्कोहल तो पॉइजनस ही होता है, तो इसलिए ये एडिबल नहीं है. ठीक है. केमिकल प्रिजर्वेटिव देखिए, सोडियम बेंजोएट आपका पैक्ड जूस, जैम्स, स्क्वैशेस जो आप पीते हैं उसके अंदर होता है. सोडियम मेटाबाइसल्फेट आपके वाइन्स, पिकल्स में यूज़ होता है.
और आपका सॉल्ट, शुगर, विनेगर, ये तो आपके नेचुरल प्रिजर्वेटिव यूज़ होते ही हैं, है ना। ये एक्चुअली क्या करते हैं प्रिजर्वेटिव, ये माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी वाटर जो होता है ना उसको कम कर देते हैं या एसिडिक मीडियम बनाकर उनको किल कर देते हैं, ठीक है। सोप इज़ जनरली नॉट इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। व्हाट मेक्स द वाटर हार्ड? तो हार्ड वाटर अगर आपका आ रहा हो ना तो आपकी झाग नहीं बनती, साबुन की झाग नहीं बनती। तो पानी हार्ड कैसे हो जाता है? पानी हार्ड हो जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की वजह से। तो हार्ड वाटर में ना कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्यूबल सॉल्ट्स या फिर यानी कि बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, ये घुले होते हैं। तो सोप इन आयंस के साथ रिएक्शन कर लेता है ना। बेस होता है ना वो उसके साथ रिएक्ट कर लेता है सोप। तो एक करके एक इनसॉल्युबल स्टिकी वाइट प्रेसिपिटेट बना देता है जिससे झाग नहीं बनता और कपड़े भी फिर साफ़ नहीं होते, झाग नहीं बनेगी तो। अब कैसे आपके यहाँ पे अगर हार्ड पानी आ रहा है तो क्या कपड़े ही नहीं धोगे कभी? कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं? तो आप क्या कर सकते हो, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से ये हो रहा है ना, तो आप सिंपली बॉयलिंग से या क्लार्क्स मेथड से यानी कि स्लेक्ड लाइम ऐड करके उसके अंदर, तो उससे ये दूर हो जाते हैं, ठीक है। या फिर अगर क्या कर सकते हो, वॉशिंग सोडा या फिर परमिटेड जियोलाइट प्रोसेस या लो आयन एक्सचेंज मेथड से इसको आप हटा सकते हो। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? डिटर्जेंट्स तो सोडियम सॉल्ट होते हैं सल्फोनिक एसिड के, ठीक है। डिटर्जेंट्स होते हैं सिंथेटिक क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं जो लॉन्ग चेन अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स या सल्फोनिक एसिड्स के सोडियम सॉल्ट होते हैं। सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड हमारे सोप होते हैं, ठीक है। सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड सोप, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड इज डिटर्जेंट। चलो समझते हैं सोप और सिंथेटिक डिटर्जेंट में फ़र्क। सोप यानी कि हमारा साबुन, नहाने का साबुन, तो ये सोडियम पोटेशियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। हार्ड वाटर पर अगर हार्ड वाटर है तो ये इनइफेक्टिव हो जाएंगे, अपना स्कम बना देते, झाग नहीं बनती। बायोडिग्रेडेबल 100% बायोडिग्रेडेबल इको फ्रेंडली होते हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट यानी सरफ, निरमा, पता होगा आपको ये तो। सोडियम सोल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड, ठीक है, या फिर अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, तो ये हाईली इफेक्टिव होते हैं। हार्ड वाटर में भी आपको झाग बना के देगा डिटर्जेंट। और बायोडिग्रेडेबिलिटी नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, पॉल्यूशन करते हैं अगर ब्रांच चेन में प्रेजेंट हो तो। सैक्चारिन इज मेड अप ऑफ, सैक्चारिन किसका बना होता है? टॉल्यूइन, टॉल्यूइन। तो सैक्चारिन एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है। कमर्शियल स्केल पर सैक्चारिन को टॉल्यूइन यानी कि C6H5CH3 से सिंथेसाइज किया जाता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या होते हैं? सैक्चारिन फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनर है सैक्चारिन। ये नॉर्मल शुगर से 550 टाइम्स ज़्यादा मीठा होता है। बॉडी में बिना डाइजेस्ट हुए यूरिन के ज़रिए निकल जाता है, तो 0 कैलोरीज। आर्टिफिशियल शुगर है, आपको मीठा भी मिल जाएगा प्लस ये आपका डाइजेस्ट ही नहीं होगा, आपको कोई कैलोरी भी नहीं बढ़ेगी, है ना। जैसे मीठा खाने से, भाई मीठा खाएंगे तो कैलोरी बढ़ जाएगी, तो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है, आपकी कैलोरीज भी नहीं बढ़ेंगी, आपको मीठा स्वाद आ गया एंड देन इट विल पास आउट फ्रॉम योर बॉडी, ठीक है। और देखिए इम्पॉर्टेंट आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे कि एस्पार्टम, सुक्रालोज, एलिटेम, ये बड़े अजीब नाम है, मैंने तो कभी नहीं सुने, फिर भी आप नाम दिमाग में रख लो, बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप सॉल्व कर लें। जैसे सैक्चारिन का तो आ सकता है, सैक्चारिन, ठीक है, ये क्योंकि फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनर है। बाकी देख लो एस्पार्टम, सुक्रालोज एंड एलिटेम। देखो एस्पार्टम क्या है, कोल्ड ड्रिंक और कोल्ड फूड्स में यूज़ होता है, ठीक है ना, कुकिंग में ब्रेक हो जाता है, ये हीट अनस्टेबल होता है, जैसे ही गर्म होता है ना ये नहीं रहता फिर, तो इसलिए इसको ठंडे फूड्स में रखते हैं। एस्पार्टम, ठीक है, एस्पार्टम। सुक्रालोज क्या है, हीट स्टेबल है, कुकिंग के लिए सुटेबल है। एलिटेम एक्सट्रीमली हाई स्वीटनेस, 2000 स्वीटनर देन शुगर केन। ओके, group of ribosomes attached to mRNA is known as polysomes। तो
आरएनए के साथ जो राइबोसोम्स अटैच होते हैं उनको कहते हैं पोलीसोम। तो जब एक ही सिंगल आरएनए स्ट्रैंड पर मल्टीपल राइबोसोम्स एक चेन की तरह अटैच हो जाए, आरएनए के साथ बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो गए, तो उस स्ट्रक्चर को हम पोलीसोम्स कहते हैं, ठीक है, या फिर पोली राइबोसोम भी कह लो। ये स्ट्रक्चर रैपिड प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर बनता है। पॉलीपेप्टाइड देखें तो अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन को कहते हैं। पॉलीमर तो रिपीटेबल मोनोमर्स से बना बड़ा मॉलिक्यूल, मोनोमर सिंगल रिपीटिंग केमिकल यूनिट। चलो अब राइबोसोम्स और प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में क्या समझते हैं। देखिए, सेल के प्रोटीन राइबोसोम को हम सेल का प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। 70s और 80s दो टाइप होती है, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स। mRNA के जेनेटिक कोड को रीड करके अमीनो एसिड्स को कंबाइन करना और प्रोटीन बनाना है। तो mRNA के जेनेटिक कोड को रीड करके अमीनो एसिड्स को कंबाइन करना और प्रोटीन बनाना, इसके बस दो ही काम होते हैं। Which of the following is not a nitrogenous fertilizer? तो सुपर फोस्फेट नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र नहीं है, बाकी अमोनियम, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट तीनों हैं। तो सुपर फोस्फेट ये एक फोस्फैटिक फर्टिलाइज़र है, फोस्फेट लिख रहा है तो फोस्फैटिक फर्टिलाइज़र है, नाइट्रोजीनियस नहीं है। ये प्लांट्स को फोस्फोरस और कैल्शियम सप्लाई करता है, नाइट्रोजन नहीं करता। अमोनियम सल्फेट हो गया, यूरिया हो गया, अमोनियम नाइट्रेट, तीनों केमिकल फर्टिलाइजर्स सॉइल को नाइट्रोजन सप्लाई करते हैं। एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिशन देखें तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र हो गया आपका यूरिया, CONH2 ट्वाइस। सबसे वाइड स्प्रेड नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र है, इसमें हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट होता है। देन आपका आ गया अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट। फॉस्फैटिक फर्टिलाइजेशन में आपका आता है सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम और डायमोनियम फॉस्फेट। पोटाशिक में आ गया मुरेट ऑफ पोटैश, KCl, पोटेशियम क्लोराइड यानी कि। Which of the following is responsible for the extra strength of Pyrex glass? Pyrex glass की एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के लिए यूज़ होता है आपका फेरिक ऑक्साइड। एग्जाम आंसर की लिस्टेड ऑप्शन डी साइंटिफिकली बोरोसिलिकेट और बोरैक्स इज एडेड फॉर थर्मल रेजिस्टेंस। तो देखिए क्या कह रहा है कि एग्जाम की के मुताबिक ऑप्शन फेरिक ऑक्साइड इज लिस्ट आइटम। कमर्शियल पायरेक्स और बोरोसिलिकेट ग्लास में बोरैक्स ऐड किया जाता है, तो इसमें आपको थोड़ा सा गलत दिया हुआ, ये कहना चाह रहा है कि आपने जो मैंने PDF डाला तो कह रहा है कि आपको गलत दिया हुआ है। इट्स आंसर इज बोरैक्स। पायरेक्स ग्लास में वो सडन थर्मल एक्सपेंशन और हीट शॉक रेजिस्टेंट बन जाता है। पायरेक्स ग्लास में लैबोरेटरी ग्लासवेयर, केमिकल अपैरेटस, ओवन, कुकवेयर बनने में यूज़ होता है। फ्लिंट ग्लास लेंसेज, प्रिज्म, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। सोडा ग्लास, ट्यूबलाइट, बॉटल, विंडो पेन और सेफ्टी ग्लास, कार्स की विंडो शीट। The substance most commonly used as a food preservative is sodium salt of benzoic acid. सोडियम बेंजोएट वर्ल्ड वाइड फूड पैक प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट तो वॉशिंग सोडा हो गया, टैट्रिक एसिड तो टैमरिंड में होता है, एसिटिक एसिड तो विनेगर हो गया, ये भी फूड प्रिजर्वेटिव है, एसिटिक एसिड भी, ये एक नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव है, ठीक है ना। लेकिन मोस्ट कॉमनली आपका सोडियम बेंजोएट आएगा, C6H5COO एसिटिक मीडियम में सोडियम बेंजोएट बेंजोइक एसिड में ट्रांसफॉर्म होता है। ये एसिड बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम को सेल वॉल को क्रॉस करके इनहिबिट करता है, जिससे फूड की फर्मेंटेशन और रॉटिंग नहीं होती। चलो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सोडियम कंपाउंड इज यूज्ड एज अ फिक्सर इन फोटोग्राफी, सोडियम थायोसल्फेट। What color does methyl orange indicate in acidic solution? Red. Which ions are responsible for the hardness of water? Calcium and magnesium. What is added to water to remove its permanent hardness? Washing soda. Chemically, soaps are
sodium potassium salts of long chain fatty acid. Which chemical fertilizer contain highest percentage of nitrogen? Urea. Artificial synthesizer synthesized from toluene saccharin. What is the cluster of ribosomes attached to a single RNA? Polysome. Which type of glass is used for laboratory apparatus due to heat resistance? Pyrex glass. Which chemical preservative is widely used in packed food? Sodium benzoate. Chemical used in photography? Sodium thiosulfate. Methyl orange is strong acid? Red. Common chemical preservative? Sodium benzoate, sodium metabisulfate. Cause of water hardness? Calcium and magnesium ions. Chemical definition of detergents? Sodium salts of sulfonic acids. Raw material for making saccharin? Toluene. mRNA with multiple attached ribosomes? Polysome. And non-nitrogen fertilizer? Superphosphate. Okay. Material giving strength and heat resistance to glass? Borax. Most common chemical food preservative? Sodium salt or benzoic acid. ठीक है. Next question is, which of the following is a natural polymer? तो स्टार्च आपका नेचुरल पॉलीमर होता है. स्टार्च एक नेचुरल पॉलीमर है जो प्लांट्स द्वारा फोटोसिंथेसिस किया जाता है, फोटोसिंथेसाइज किया जाता है. ये ग्लूकोज मोनोमर्स की लॉन्ग चेन होती है. सो देखिए, जो नायलॉन था आपका, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, ये भी सब भी पॉलीमर्स हैं, पर ये सब सिंथेटिक यानी कि मैन मेड पॉलीमर्स हैं. नेचुरल पॉलीमर्स वो हो गए जो नेचर यानी कि प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, अपना रबड़ हो गया, प्रोटीन हो गए, ये सब नेचुरल वाले हो गए. सिंथेटिक हो गए जो फैक्ट्री या लैब में बनाए जाते हैं, जैसे नायलॉन हो गया, पीवीसी हो गया, बैकेलाइट, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, ये सब, न्यूप्रीन. द पॉलीमर यूज्ड इन मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर. नॉन स्टिक कुकवेयर देखो ना, नॉन स्टिक तवा, नॉन स्टिक पैन, तो उसमें क्या लगा होता है? टेफ्लॉन लगा होता है. तो नॉन स्टिक यूटेंसिल जो होते हैं, जैसे कि नॉन स्टिक तवा, पैन, उन पर टेफ्लॉन यानी कि पॉलीटेट्राफ्लोरोथाइलीन, इसको छोड़ो, पीटीएफई याद रख लो, टेफ्लॉन पीटीएफई की कोटिंग की जाती है. ये हाई हीट रेजिस्टेंस होता है और इस पर पानी और ऑयल चिपकता नहीं है. ठीक है. टेफ्लॉन. पीवीसी तो आपको पता है वाटर पाइप्स और रेनकोट्स बनाने में यूज़ होता है. पॉलीस्टीरीन, थर्मोकॉल पता है ना, उसमें यूज़ होता है. पॉलीप्रोपिलीन रोप्स और कारपेट्स बनते हैं इसके. अब टेफ्लॉन देखो, ये नॉन स्टिक कुकवेयर में होता है. बैकेलाइट आपके हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है. इलेक्ट्रिकल स्विचेस और यूटेंसिल के हैंडल बैकेलाइट के बनते हैं. पीवीसी के मोनोमर होता है विनाइल क्लोराइड. पाइप्स, इलेक्ट्रिक वायर, इन सब में. नेचुरल रबड़ में सल्फर मिलाकर हीट करने पर स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक वर्सलाइज्ड रबड़ बनता है. तो ठीक है, आगे बढ़े. विच गैस इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर. फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए हमारी कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है गाइस. तो कार्बन डाइऑक्साइड कंबशन सपोर्ट ही नहीं करती, यानी कंबशन यानी आग को, फायर को सपोर्ट करना, वो सपोर्ट ही नहीं करती और एयर से भारी होती है. तो इसलिए ये आग के चारों तरफ एक ब्लैंकेट बना देती है और ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाता है तो अपनी आग बुझ जाती है. अपनी ऑक्सीजन तो कंबशन को सपोर्ट करती है, हाइड्रोजन भी करती है. इट इज़ अ हाईली इन्फ्लेमेबल, खुद जलने वाली गैस होती है. बर्न विद अ पॉप साउंड. सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है. केमिकल रिएक्शन से मैसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है. ठीक है. इलेक्ट्रिकल फायर्स, इलेक्ट्रिकल आग बुझाने के लिए CO2 या पायरीन केमिकल यूज़ करते हैं. ठीक है. Acid rain is caused due to the pollution of environment. Yeah. Which pollution? Nitrous oxide और sulfur dioxide. So vehicles और factories से निकलने वाले sulfur dioxide और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करती हैं,
है ना, तो बनाती है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, जो बारिश के साथ धरती पर एसिड रेन के रूप में आता है। एसिड रेन का जो वाटर होता है, जब रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाए तो उसको कहते हैं ये एसिड रेन है। इफ़ेक्ट क्या होते हैं, मार्बल डैमेज हो जाता है, हमारा ताजमहल पीला पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है, एसिड रेन की वजह से पड़ रहा है। स्टोन कैंसर हो रहा है, स्टोन को भी कैंसर हो जाता है। सॉलिड एसिडिफिकेशन, सॉइल की एसिडिफिकेशन हो जाती है। एक्वेटिक लाइफ को कितना नुकसान हो जाता है, वो पानी नदी में जा रहा है, एसिडिक पानी, उसमें वो एक्वेटिक लाइफ रह रही है। SO2 NO2 बनाती है एसिड रेन। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक साइलेंट किलर होता है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है। CFCs ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं। विच नोबल गैस इज अबंडेंट इन अर्थ एटमोसफेयर, आर्गन बेटा बहुत है एटमोसफेयर में ना, आर्गन लगभग 0.93% क्वांटिटी में पाई जाती है, जो इसे एटमॉस्फेयर की सबसे अबंडेंट नोबल गैस बनाती है। हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन ये बहुत छोटे छोटे अमाउंट में पाई जाती हैं। नाइट्रोजन आपका 78%, ऑक्सीजन 21%, देन आर्गन 0.93%, CO2 0.04%। रेडोन एटमॉस्फेयर में एब्सेंस होती है, अर्थक्वेक के टाइम सॉइल से रिलीज होती है, वैसे नहीं होती। हीलियम एयर बैलून्स और डीप सी डाइवर्स के ब्रीदिंग सिलेंडर में यूज़ होती है। जेनॉन स्ट्रेंजर गैस, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, वो किस गैस की लीकेज की वजह से हुई थी, तो डैट वाज योर मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो 2 या 3 दिसंबर को 1984 में की रात को भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश के यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ठीक है, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट से पॉइजनस मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी, जिससे थाउजेंड्स ऑफ पीपल की डेथ हो गई थी। सो मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NCO, इस गैस का यूज़ जो था कार्बरिल नेम के एक पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड इनकम्प्लीट कंबशन से रिलीज़ होती है, ये सफोकेटिंग गैस होती है। मस्टर्ड गैस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में केमिकल वेपन के रूप में यूज़ हुई थी। फॉस्गीन एक्सट्रीमली टॉक्सिक गैस होती है, फॉर्म बाय क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर टू एयर एंड लाइट। The gas used for ripening green fruits artificially is, जब हम ग्रीन फ्रूट्स को आर्टिफिशियली राइप करना चाहते हैं, पकाना चाहते हैं, तो हम एथिलीन यूज़ करते हैं भाई। एथिलीन C2H4 ये एक नेचुरल प्लांट हार्मोन है जो फ्रूट्स को पकाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आर्टिफिशियली फ्रूट्स को पकाने के लिए एथिलीन गैस या एथिफोन सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड से निकलने वाली एसिटिलीन गैस भी पहले फूड राइपनिंग में यूज़ होती थी, पर ये टॉक्सिक होने की वजह से अब बैन हो गई है, अब एथिलीन यूज़ होती है। सो ओनली गैसियस प्लांट हार्मोन है जिससे फूड राइप कर सकते हैं, एथिलीन। ऑक्सिन क्या है, सेल इलोंगेशन के लिए यूज़ होता है। गिब्रेलिन स्टेम ग्रोथ, अच्छा इसको छोड़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक इन सर्जरी, एनेस्थीसिया देते हैं तो क्लोरोफॉर्म तो होता ही होता है, ईथर एंड नाइट्रस ऑक्साइड्स भी होते हैं। देखो मेडिकल सर्जरी में पेशेंट को बेहोश या फिर पेन फ्री करने के लिए क्लोरोफॉर्म तो दिया जाता है CHCl3, बाकी डाइथाइल ईथर और नाइट्रस ऑक्साइड इन तीनों का यूज़ किया जाता है एज द एनेस्थेटिक, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस भी कहते हैं, ये माइल्ड एनेस्थेटिक होती है। क्लोरोफॉर्म सनलाइट और एयर की प्रेजेंस में पॉइजनस फॉस्गीन गैस बनाता है, इसलिए इसे डार्क ब्राउन बोतल में रखते हैं। एस्पायरिन पेन किलर और एंटीबायोटिक में यूज़ होता है। विच कैटलिस्ट इज़ यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ये तो हमें पता है, निकिल, अभी पहला भी के क्वेश्चन आया था आई थिंक। वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन गैस पास करने पर उन्हें वनस्पति घी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में निकल को कैटलिस्ट के रूप में यूज़ किया जाता है।
हैबर्स प्रोसेस आयरन को कैटलिस्ट के तरह यूज़ करते हैं। ऑस्टवल्ड प्रोसेस में प्लैटिनियम को, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में वैनेडियम। ये सब आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल याद करो। निकल। विच मेटल इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? मर्करी। मर्करी एक अकेला ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसका हाई थर्मल एक्सपेंशन होने की वजह से इसे थर्मोमीटर में फिल किया जाता है। लिक्विड मेटल हमारा मर्करी है। लिक्विड नॉन मेटल हमारा ब्रोमीन है। सॉफ्ट मेटल्स हैं सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल विद लो मेल्टिंग पॉइंट गैलियम एंड सीजियम। बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर फॉलोड विद कॉपर। Important questions expected. Which polymer is used to make non-stick cookware? Teflon. Which gas is responsible for the depletion of ozone layer? CFCs. Which gas leaked in 1984? Bhopal gas tragedy. Methyl isocyanate. What is the pH value below which rain is called acid rain? Less than 5.6. What is the most abundant noble gas present in the Earth's atmosphere? Argon. Which naturally occurring gaseous plant hormone is responsible for food ripening? Ethylene. Which metal catalyst is used in the hydrogenation of vegetable oils? Nickel. What is the chemical formula and common name of nitrous oxide? Laughing gas. What Name the non-metal that remains liquid at room temperature? Bromine. Which catalyst is used in Haber's process for the synthesis of ammonia, that is fine iron या फिर Fe powder? Okay, quick revision. Example of natural polymer: starch. Non-stick utensil coating material: Teflon. Main gas used in fire extinguisher: CO2. Primary causes of acid rain: sulfur dioxide, nitrogen oxide. Most abundant noble gas in air: argon. Gas leaked in Bhopal gas tragedy: methyl isocyanate. Gas used for artificial food ripening: ethylene. Common surgical anesthetic agents: chloroform, ether, nitrous oxide. Catalyst for hydrogenation of vegetable oil: nickel. Metal that remains liquid at room temperature: mercury. Okay. इसके साथ जो आपके केमिस्ट्री के 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ख़त्म होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इतना भी रिवाइज़ कर लो, ये काफ़ी सारा मटेरियल, आप सिर्फ 70 क्वेश्चंस नहीं है, हमने उनके साथ जो एक्स्ट्रा मटेरियल था टॉपिक्स का वो भी कवर किया है, ठीक है। तो आप सिर्फ 70 क्वेश्चन नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज भी बहुत है जो कि आपके लिए एनफ है एग्ज़ाम के लिए। आप इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लो, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बना है, 2 घंटे का बना होगा मैक्सिमम। अच्छे से रिवाइज़ कर लो, आपका पूरा हो जाएगा केमिस्ट्री।